ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर। नमस्कार। कोरोना के साथ जीना और सभी सावधानियों का पालन करते हुए इसे मात देना भारत के साथ पूरी दुनिया का अब यही लक्ष्य है। राह कठिन है, चुनौतियां बड़ी हैं, संघर्ष भी लंबा है, लेकिन संकल्प से संघर्ष कब हारा है। हम सबका संघर्ष संक्रमण से खुद को, परिवार को, समाज को बचाने का है। वहीं सरकार और अन्य संस्थाओं की चुनौती कोरोना वैक्सीन या कोरोना टीका को विकसित करने की है। भारत में कोविड-19 से निपटने के उपायों की जब भी बात होती है तो सरकार की महत्वपूर्ण संस्था आईसीएमआर का जिक्र सबसे पहले आता है। अपने बेहतरीन प्रबंधन और शानदार प्लानिंग के जरिए आईसीएमआर ने अब तक बहुत हद तक कोविड-19 से देश को मैनेज करने में सफलता पाई है। आज आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईसीएमआर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर जी। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप ट्विटर पे जाइए और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर रमन, सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि कल से देश में एक और लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। कई सारी बंदिशों में ढील दी जा रही है, लोग ज्यादा तादाद में आ रहे हैं बाहर। आईसीएमआर ने टेस्ट की संख्या बढ़ा दी है, आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग तो हमको दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि अभी भी कोरोना वायरस तो गया नहीं है जी। वो अभी भी उसका खतरा उतना ही मंडरा रहा है जी। हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ढील दे गई इसका मायना हमको जो एहतियात बरतना है उसमें कमी करने की ढील नहीं दी गई है जी। आज आप खुद, हर इंसान ने ये सोचना है कि आपको खुद को, अगर समाज में ये फैलने नहीं देना है बीमारी, तो हमको खुद को मास्क पहन के बाहर निकलना पड़ेगा, वो 2 गज की दूरी रखना पड़ेगा। अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने हाथ और मुंह, उसका दोनों का संबंध जितना हो सके उतना टालना है और हाथ साफ करते रहना है। जब भी कभी हमको ये ऐसे लगा कि मैंने कहीं हाथ लगाया है तो उसको साफ रखना ये बहुत जरूरी रहेगा जी। ये कभी समझना नहीं है कि ये ढील दे गई है। ये ढील इसलिए दी गई है कि शायद हमने ऐसे सोचना है कि शायद सरकार को आज ये लग रहा है कि हमारे लोग सीख गए होंगे जी। ये कोरोना से बचना जो उनके खुद के हाथ में है जी। अगर वो बचना सीख गए हैं जी। तो उनको ढील देने में कोई हर्ज नहीं जी। लेकिन उसको पालना ये हमारा कर्तव्य होता है। बिल्कुल। डॉक्टर रमन, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल है कि लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी तादाद में कैसे संक्रमित आ रहे हैं। दूसरी तरफ, क्या टेस्ट बढ़ने से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है? नहीं, ये दोनों भी कारण रह सकते हैं। एक चीज हमको एक समझना बहुत जरूरी है जी। संख्या गिरने के लिए जी। हम कोई भी ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका संक्रमण पूरा ठप हो गया है जी। ये ठप होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये हमको देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर है? ये आम इंसान के ऊपर निर्भर है जी। कि वो कैसे एहतियात बरतता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात ये जो संख्या है ये संख्या अभी जो बढ़ेगी, जैसे कभी हम बोलते हैं कि 100 समझो केसेस थे, 100 के 125 हो गए, यानी 25 से बढ़ी, तो हमको वो संख्या जो है वो बहुत बड़ी लगती नहीं जी। लेकिन जब ये हजारों के तादाद में हो रहा है, जब लाखों लोगों को बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है
अब जब हर रोज निकलेंगे तो उनकी संख्या भी कोई ऐसी 25-50 से बढ़ेगी नहीं जी। वो कम होने के लिए हमको सबको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कम कर पाएंगे और अपने आप को सेफ रखे, दूसरों को न बीमारी लगे। सबसे पहले हमको एक याद रखना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन में जो माइग्रेंट वर्कर्स जो फंसे थे, वो फंसे वाले वर्कर्स के तक हम कैसा पहुंचेंगे, उनको हम कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो जिस किस्म की वो भी उन्होंने जो भी मूवमेंट शुरू की वो कोई गलत किए हैं ऐसे हम नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें भी मैंने क्या एहतियात बरतना है। हर गांव में जब ऐसा आदमी आएगा तो उस इंसान को ये बीमारी न रहे इसके लिए कैसे आइसोलेट करेंगे, और जब आइसोलेट करने की बात आती है तो गांव में जब आएगा तो उसके साथ जब संबंध होते हैं, जब हम मास्क और सेफ डिस्टेंस पालेंगे क्या नहीं, इसका हमने प्रचार करना है और पालन करना है। ये अगर कर पाए तो ये संख्या की तरफ मत देखो, ये संख्या जो है ये हजारों के तादाद में बढ़ती हुई नजर आएगी जी, लेकिन ये तो पूरे देश में जब फैल चुकी है तो उस किस्म से थोड़ी मूवमेंट हमको दिखाई देना, ये तो हमने समझ के रहना है जी। बिल्कुल, तो संख्या से मत घबराइए। डॉक्टर रमन कह रहे हैं कि जो सावधानी बताई गई है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर आप उसका पालन करेंगे तो आप खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं। डॉक्टर रमन, जैसा कि अब कल से और बंदिशें खुल जाएंगी, लोग सड़कों पर ज्यादा निकलेंगे, आप क्या बताएंगे? जो मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी है, इसके अलावा और क्या एहतियात बरतने की आप सलाह देंगे? सबसे पहली एक चीज एक समझना है जी, सरकार ने, हर लोगों ने दिमाग में ये डाल लेना है, सरकार ने ढील दी जी, ये समझ के ढील दी है कि जो आदमी बाहर निकलेगा जी, वो सारे एहतियात बरतेगा। ठीक है, उसमें आपकी खुशी है, आपके घर वालों की खुशी रहेगी जी, और बाहर जिन लोगों के साथ आपका संपर्क रहेगा उनकी भी उतनी ही खुशी रहेगी। बिल्कुल ठीक। दूसरों को अगर बीमारी न लगे तो ही अपने को बीमारी लगने का चांस ये कम होता है। इसलिए हर इंसान ने सोचना है मुझे बीमारी है जी, मैं दूसरे को देना नहीं चाहिए। सामने से जो इंसान जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ उसको भी बीमारी है, वो मुझे लगनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर हम पालते गए तो अच्छा रहेगा। अब एक चीज समझना है कि अभी आप जब बाहर निकलेंगे, कोई दुकान में जाने की कोशिश करें, तो जब वहां जाते हैं तो हमको वो 2 गज की दूरी पालना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई वो दुकानदार जो होता है वो अगर आपको कहे कि आप मास्क पहने नहीं है तो उसके ऊपर गुस्सा करके फायदा नहीं है। सही बात है। वो हमको लाइन में खड़े रहने को बोले, थोड़े लोग ही अंदर ले, उसके ऊपर गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। हमको एक समझना है कि हम सब लोगों को, आज जो हम फ्रंटलाइन वर्कर्स जो बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स है, आज आपका भविष्य आपके हाथ में आ रहा है। आज आपको ये समझना है कि आप ही खुद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो दूसरों को बीमारी नहीं देंगे और दूसरों से अपने को भी लगने नहीं देंगे, क्योंकि हमको आखिरी में अस्पताल जाने की नौबत आना नहीं है। क्योंकि अस्पताल में जब आप जाते हैं वो तो डॉक्टर आखिरी लड़ाई कर रहा होता है जी, कि उसको जिंदगी कैसे मिले, उसको बचाने की कोशिश कैसे करे। लेकिन हमको वहां तक जाना अगर रुकावट करना है जाने में, तो आपके हाथ में जो चीज है वो पूरी हमने करने की कोशिश करना है। और घर में जो बूढ़े लोग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों से तो ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उनसे ज्यादा मिलने की कोशिश नहीं करना है। ये अगर हम थोड़े दिन भी कर पाए तो मुझे पूरी आशा है कि एक दिन फिर पहले के वैसे आएंगे कि जब हम सब लोग जैसे पहले जिंदगी निकालते थे उस ढंग की जिंदगी निकाल लेंगे। हम सब मिलके वही सपना सोचना है। आज थोड़ा जो तकलीफ होगी उसको सहन करना है। देखिए, आज थोड़ी सी तकलीफ अगर आप सह लेंगे तो कल का जो सवेरा है वो बहुत उम्मीदों भरा होने वाला है। डॉक्टर रमन कह रहे हैं कि थोड़े दिन की तकलीफ है, और ये भी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम सब, इस देश के जो 130 करोड़ लोग हैं, वो सब कोरोना फ्रंट लाइनर्स बन चुके हैं, क्योंकि हम अगर बीमारी दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरों से भी बीमारी हम तक नहीं आएगी, और शायद ये चेन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। बाड़मेर से त्रिलोक राम जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। त्रिलोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। त्रिलोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी।
जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन क्या है और प्लाज्मा थेरेपी वो कितनी प्रतिशत कारगर हो रही है? डॉक्टर रमन ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की क्या स्थिति है और ये कितने प्रतिशत कारगर हो सकती है। नहीं, एक चीज हमको ये समझना है, ये जो वैक्सीन होती है ना जी, ये विषाणु या तो खत्म हुए वाला विषाणु जिसको हम मार डालते हैं वो विषाणु दे के बनती है, या तो विषाणु के कुछ ऐसे टुकड़े कि जिनकी वजह से हमारे शरीर को तकलीफ होती है और वो बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, वो टुकड़ों को दे के हम वैक्सीन बनाते हैं, जो या तो खुद वो वायरस में के रहे या तो वो बाहर लेबोरेटरी में बनाए वाले रहते हैं जिसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बोलते हैं। अब इसकी वैक्सीन जब देते हैं तो शरीर को ऐसे लगता है कि जिंदा विषाणु अंदर आया है, वो उसकी शरीर के जो प्रतिकार शक्ति के जो ताकत के जो शस्त्र होते हैं जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, वो एंटीबॉडी तैयार करता है। उसकी वजह से हमको अगर ये विषाणु अपने शरीर में जाने की कोशिश करें तो ये विषाणु उसको अंदर आने नहीं, विषाणु को आने देने में ये प्रतिकार शक्ति के जो एंटीबॉडीज है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज हमको एक समझना है, इसके ऊपर आमतौर पे जब हम वैक्सीन की खोज किया करते थे तो तकरीबन 10 से 15 साल लगते थे जी। अभी इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो वो कम करके वो तकरीबन 1.5 साल तक करने की कोशिश सब तरफ चल रही है कि कोई वैक्सीन की खोज होए। अब इनका जो सवाल है कि ऐसी अगर वैक्सीन निकली तो उससे कितने लोगों को फायदा होगा, हमको दो चीज समझना है। इस वैक्सीन का फायदा ये तो वैक्सीन ट्रायल करने के बाद में पता चलता है जी। यानी अगर मैंने 100 लोगों को दिया तो क्या 100 के 100 लोगों को बीमारी नहीं होगी ऐसे मैं कह पाऊंगा? ये तो उसके ऊपर निर्भर रहेगा जो ट्रायल वो कितना अच्छा, जो भी वैक्सीन के लिए हमने जमा किए हैं वो जिसको शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो किस किस्म का इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल उसमें है, तो उसके ऊपर वो रहेगा। इसके आज बोलना कि ये हो पाएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये शायद हमारे लिए बराबर नहीं रहेगा, ये हमने समझना बहुत जरूरी रहेगा। ये ऐसे मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, जो मालूम ही नहीं है कि कितनी प्रोटेक्शन होगी उसके बारे में मैं क्या बोलूं ना। जी बिल्कुल, कुछ चीजें समय के साथ ही साफ होगी, जैसे वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा और उसके जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाराबंकी से सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। हाँ सुभाष जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मेरे दो प्रश्न हैं जी। मेरा पहला प्रश्न है कि कोरोना का आने वाले दिनों में क्या भविष्य होगा जी। दूसरा मेरा प्रश्न है कि कल से लॉकडाउन बहुत सारी सहूलतें दी जा रही हैं। हाँ। लोग कैसे इसको निभा पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि लोगों को तकलीफ नहीं थी, लेकिन इससे काफी रोग को कंट्रोल में किया गया है, लेकिन कल से कैसे इसको निभा पाएंगे लोग? डॉक्टर रमन, पहला क्या पूछे थे, फिर एक बार पूछ लेंगे? जी, उनका सवाल दरअसल ये है कि पहला तो वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल से जो लॉकडाउन खुल रहा है वो उस पर कैसे निभा पाएंगे। पहला सवाल उनका ये था कि कोरोना का आने वाले समय में भविष्य क्या है। हाँ, चलो मैं पहला सवाल पहले लेता हूँ, बात का अगर भूल गया तो फिर याद दिलवा देना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहले सवाल का इसका भविष्य क्या है जी। कोई भी विषाणु जब आता है तो अब वो पुराना जमाना गया जी कि कोई विषाणु आया तो वो इंसानों को, सब इंसानों को मार पाएगा, जितना टाइम आएगा उतने इसमें ये जमाना चले गया। अभी क्या है, कोई विषाणु निकले, आपने देखा कि पहले HIV का विषाणु निकला 1981 में, उस टाइम पे भी काफी टाइम तक ऐसी परिस्थिति थी कि ये विषाणु की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होती थी, लाखों के तादाद में लोग मरे हैं उसमें भी।
लेकिन आज अगर आप देखें तो ये विषाणु है, लेकिन ये विषाणु की जिसके शरीर में वो गया होगा उसकी जिंदगी को आँच ना आए, इतनी ताकत ये शास्त्रज्ञों ने जो काम करके दवाइयां ढूंढ के निकाली उसकी वजह से मिल पाई। तो HIV तो है, लेकिन वो आदमी जिंदा रह सकता है, ये सबसे बड़ी तसल्ली होती है जिस किसी को बीमारी लगे। आप ऐसे ही अगर ये कोरोना के बारे में सोचे तो कोरोना का एक हिसाब क्या है कि कोरोना लंबे टाइम तक शरीर में रहता नहीं, तो इसको रोकने के लिए या उसके खिलाफ कोई असरकारक दवा निकले या तो उसके खिलाफ एक कोई असरकारक अगर वैक्सीन निकली, तो दोनों ढंग से क्या होगा, ये कोरोना वायरस अब कितने टाइम के बाद में दिखेगा नहीं, ये जो विषाणु है वो विषाणु दिखेगा नहीं, ये बोलना थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन आज नहीं कल वो तो रहना नहीं है हमारे साथ में। ये कोविड-19 नहीं रहेगा और कोई बीमारी आ सकती है, क्योंकि इंसान ऊपर वाले ने एक किस्म की हमारी जो जिंदगी बनाई है, इंसान और ये जो जीवाणु या विषाणु होते हैं उनकी आपस में जिंदगी तमाम लड़ाई चालू रहती है। कौन जिंदा रहेगा, मैं बड़ा क्या तू बड़ा, तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन लोगों ने इतना हताश नहीं होना है, कुछ न कुछ तो निकलेगा। ये कोरोना वायरस नहीं तकलीफ देगा, ऐसा टाइम हमारे सामने ही हमको दिखना है, शायद वो कुछ सालों के अंदर ही हमको पूरा दिखाई देगा, ऐसा हमको पक्का लगता है। जी बिल्कुल। अब रहा सवाल, ये लॉकडाउन खुल गया जी, उससे इन्फेक्शन बढ़ने की जो तकलीफ होगी जी, तो हमको, मैं जैसे पहले सवाल के बारे में बोलते वक्त बोला कि ये तो आपके हाथ में है। आज हर इंसान फ्रंटलाइन वर्कर बन सकता है अगर वो ये अख्तियारी जो भी उसको जो सावधानियां बरतना है वो बरतेगा, तो वो अच्छे किस्म का फ्रंटलाइन वर्कर होगा। वो न दूसरे को देगा न अपने आप को लगने देगा और उसमें दोनों की भलाई रहेगी। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉकडाउन यानी ढील है मत समझो, लॉकडाउन एक समझो सरकार का विश्वास आपके ऊपर इतना है कि आप नया कुछ सीखे हैं और वो सीखने की वजह से आप शायद ये भी देखेंगे कि घर में या समाज के अंदर आप बीमारी आने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। और लॉकडाउन में जितना ज्यादा लोग जहाँ जमा होते हैं वहाँ जाना नहीं है। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको अगर जरूरी पड़े तो ही बाहर जाना है। घर में लॉकडाउन अगर है तो लॉकडाउन अभी भी एक्सटेंडेड है। 10 साल की उम्र से छोटे बच्चे, जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 65 के ऊपर है बोलते हैं, लेकिन हम समझ ले मन ही मन में कि 60 के ऊपर के भी समझे तो भी कोई गलत नहीं होगा। जिस किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है और जो प्रेग्नेंट औरत है उनको अभी भी लॉकडाउन तो घर के अंदर जारी रखना है। वो पालने की कोशिश हर इंसान ने करना है, क्योंकि उनमें ये बीमारी न फैले, ये हमको सोचना पड़ेगा। और ये करने में हम कामयाब हो सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में है, ये हमने याद रखना बहुत जरूरी रहेगा। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश के धार से अनोखे सिंह जी हैं फोन लाइन पर। अनोखे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, ये क्या वायरस जैसे फैलता है सर जी, मुर्गी से समझो तो उस मुर्गी का खात्मा कर दिया जाता है जी। और ये चमगादड़ से वायरस फैला और इसका तो खात्मा हुआ नहीं अभी तक। और सर जी दूसरा सवाल और है मेरा, हमको जो आकाशवाणी जो केंद्र है आपके, जो भी मध्य प्रदेश और जो भी बाहर में, इनकी हमको शिकायत करना हो तो फिर हमको कोई नंबर मिलेंगे क्या? इस संबंधित आप अपने निकटवर्ती आकाशवाणी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर रमन ये जानना चाह रहे थे कि जैसे बर्ड फ्लू होता है तो हम उस संबंधित चिड़िया को समाप्त कर देते हैं, तो क्या इनका कहना था कि जो शायद चमगादड़ से अगर ये शुरू हुआ है तो इसका समापन क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी एक चीज समझना बहुत जरूरी है, हम मुर्गियों से जो होता है जी, तो उस वक्त क्या होता है, मुर्गी ये ट्रांसमिशन, ये बीमारी जो है इंसानों में देने में हर वक्त कामयाब होती है जी, क्योंकि वो आपके संपर्क में है, आपके नजदीक रहती है।
लेकिन ये जो चमगादड़ का जो हिसाब है, चमगादड़ तो हमारे इतने संपर्क में नहीं रहता है। ये विषाणु तैयार हुआ, वो इंसानों के अंदर गया और इंसान ही दूसरे इंसान को वो देते जा रहा है। तो हम चमगादड़ को मार भी डाले तो भी कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान में जो जिसके शरीर में वो विषाणु गया होगा उसकी वजह से तो हमको तकलीफ होने का चांस ये ऐसे ही रहेगा। अब उसको क्या करें? यानी इसको मारना, यानी किसी जानवर को मारना, उससे हमको कुछ फायदा होगा ऐसे समझना बिल्कुल गलत होगा। जी बिल्कुल ठीक है। मोतिहारी से राघवेंद्र कुमार जी हैं फोन लाइन पर। राघवेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, क्या कोरोना से गर्मी का कोई असर पड़ेगा या फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेगा? जी डॉक्टर रमन। नहीं, एक चीज हमको पक्की समझना है, गर्मी रहे, बारिश का मौसम आए, उससे फर्क होगा ऐसे समझने से बेहतर ये होगा, उससे फर्क एक तो पड़ता नहीं, ऐसे समझने से फर्क सबसे अच्छा हमको जो सोच हमको पालना है वो, यानी मेरे बर्ताव से ये बीमारी के प्रसार को फर्क पड़ेगा, ये हमने सोचना है और जितनी सावधानियां हैं वो पालने की कोशिश करना है। वो गर्मी और उसका जो भी रोल होगा वो इतना कम होगा, उससे तो ये फैलना भी रुकना नहीं है या फैलना भी बढ़ना नहीं है। मैं अगर जो सावधानियां बरतना है वो मैं न पालूं या पालते रहूं, दोनों से जो फर्क दिखना है वो बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रमन, एक और चीज समझने की कोशिश आपसे करेंगे कि मार्केट में इस समय बहुत सारे कोरोना से बचाव के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ग्लव्स की बात करें, मास्क की बात करें, इसके अलावा जो है फेस शील्ड आ गया है, हेड गियर आ गया है, पैरों में पहनने के लिए चीजें आ गई हैं। एक साधारण आदमी जो घर से निकलता है ऑफिस जाने के लिए या बाजार से सामान खरीदने के लिए, उसको इनमें से क्या क्या प्रयोग करना चाहिए? नहीं, आम आदमी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से जो बोलते आ रहे हैं उसने वो मास्क चेहरे के ऊपर वो हैंडकरचीफ लगाए या मास्क पहने। जी। जहां भी कहीं दूसरी जगह पे हाथ लगता है, जिस जगह पे और लोगों का भी हाथ लगा होगा, तो नाक और मुंह को हाथ लगाना नहीं है, वो हाथ धोए तक हमको उसकी सावधानी बरतना है कि वो नाक और मुंह को ना लगाए। कभी भी रास्ते पे थूकना नहीं है, जिसको काफी राज्यों के अंदर उसके ऊपर सजा भी दी जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है। हाँ, वो करना नहीं है करके थूकना बहुत गलत बात है। मुझे अगर कोई भी बीमारी हो, यानी सर्दी जुकाम भी हो गया हो या बुखार हो, तो मैंने तो ये बार बार देखना है कि जहां तक हो सके बाहर निकलने का मैंने टालना है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैंने ऐसे समझना है कि ये बीमारी शायद कोविड-19 ही होगी और वो दूसरों को अगर फैलना नहीं है तो मैं घर के बाहर न निकलूं, और घर के अंदर जब रहूंगा तो मैं मास्क का इस्तेमाल करूंगा और जहां तक हो सके वो सेफ डिस्टेंस रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मास्क पहनना, हैंड हाइजीन रखना, ये सबसे बड़े अहम चीजें हैं, ये समझना है। अब लोग जो समझ रहे हैं कि पैरों के अंदर कुछ प्लास्टिक का डाल के जाए, वो तो गलत बात है। वो तो विषाणु पैरों के अंदर से तो आता नहीं, तो मैंने ये क्यों करना है? जो चीजें हैं, अपना मुंह, नाक, इसको सुरक्षित रखना है। अपने हाथों को सिखाना है कि वो हाथ मुंह और नाक को ना लगे, और जितना हो सके वो मास्क पहनते ही रहना है और सेफ डिस्टेंस रखना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। पश्चिम बंगाल के हुगली से पीयूष जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पीयूष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ आनंद जी, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। सर, मेरा जो सवाल है, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और रेमडेसिविर है, जो कौन सा दवाई हमारा इतना सर अभी जो डाइट है सारा वर्ल्ड में कम दिखाई दे रहा है, तो कौन सा दवाई सबसे इफेक्टेड है सर? अच्छा, अभी एक चीज समझिए, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़ा साइंस की बात करने जा रहा हूँ जी। अब अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये दो किस्म की दवाइयां हैं, क्लोरोक्विन है और रेमडेसिविर है,
इनमें कौन असरकारक है जी। तो हमको एक समझना पड़ेगा इनका हेड टू हेड कंपैरिजन जी। यानी क्लोरोक्विन आधे लोगों को क्लोरोक्विन दिया है जी। और आधे लोगों को रेमडेसिविर दिया है जी। ऐसी कोई भी ट्रायल अभी तक हो नहीं गई है जी। आपको ये याद रखना है ये सब सवाल का जवाब सुनते वक्त कि ये बीमारी के बारे में हमको जानकारी होके आज सिर्फ 5 महीना हुआ है जी। तो बहुत ज्यादा टाइम गया नहीं है इतने टाइम के अंदर सब लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ न कुछ ट्रायल्स करके असरकारक दवा ढूंढे लेकिन ये हेड टू हेड कंपैरिजन क्लोरोक्विन आधे लोगों को और रेमडेसिविर आधे लोगों को ये कहीं हुआ नहीं है अब रहा सवाल ये दोनों को अगर अलग अलग ट्रायल्स हुए हैं तो उनमें अच्छा कौन नजर आता है जी। अब ये क्लोरोक्विन का जो मसला है क्लोरोक्विन की तो अभी तक ऐसी ट्रायल नहीं हुई है कि आधे लोगों को क्लोरोक्विन दिया गया आधे लोगों को क्लोरोक्विन नहीं दिया गया जी। और उनमें क्या फर्क दिखा ये ट्रायल जो है अभी भी चालू है उसका टाइम जब आएगा जब हमको पूरा पता चलेगा क्योंकि जो छोटे ट्रायल्स की बात हो रही है क्लोरोक्विन के बारे में जिसमें असर देखा गया उसके आधार पे लोग जो डॉक्टर्स हैं जो साइंटिस्ट है वो भी यही सोच रहे हैं कि शायद ना ये तो असर थोड़ा करती होगी जिसकी वजह से क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका इस्तेमाल करने की सलाह लोग दूसरों को दे रहे हैं लेकिन ये किसने लेनी चाहिए जिसका हार्ट अच्छा है इसको डॉक्टर ने ही देना है उसी इंसान ने इसको लेने की कोशिश करना है अब रहा सवाल ये रेमडेसिविर का रेमडेसिविर ये जो दवा है ये कैसे असर करती है ये भी पता चला है रेमडेसिविर की दवा इबोला के खिलाफ काम करने वाली करके दवा करके उसकी खोज हुई थी जी। ये जब इंसानों को दी गई अमेरिका में एक जो ट्रायल हुई उसमें उनको एक चीज का पता चला कि ये दवा देने के बाद में पेशेंट 11 दिन हॉस्पिटल में रहने के बजाय 7 दिन में उसका डिस्चार्ज हो जा सकता है जी। इसका मायना क्या है उसका हॉस्पिटल में रहने का टाइम कम हो सकता है और उसका दूसरा ये पता चला ये जो स्टडी थी ये कितना असर होगा रेमडेसिविर का ये खोजने की नहीं थी इसमें एक देखा गया था कि रेमडेसिविर ये दवा अगर इन मरीजों को दी जाए वो 5 दिन देने चाहिए या 10 दिन देनी चाहिए तो एक पता चला कि 5 और 10 दिन में कोई फर्क नहीं है तो हम 5 दिन भी ये दवा दें तो वही असर होगा रेमडेसिविर के दूसरे ट्रायल्स चालू है रेमडेसिविर क्लोरोक्विन के भी खिलाफ जो भी कंपैरिजन करना है उसके भी ट्रायल चालू है उनका जब तक नतीजा नहीं आता है तब तक ये कहना कठिन जाएगा कि कौन सी दवा ज्यादा असरकारक है जी बिल्कुल ठीक है और दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में आईसीएमआर के साथ साथ भारत में 30 जगहों पर वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं और जब भी किसी दवा के बारे में प्रमाणिक शोध के नतीजे आएंगे तो वो सब देशवासियों के सामने आएंगे समय बहुत कम है डॉक्टर रमन चलते चलते छोटा सा संदेश देशवासियों के नाम लॉकडाउन थोड़ा कम हो रहा है इसको सेलिब्रेशन मत समझिए इसमें खुशी नहीं है इसमें मैं कितना सावधानी बरतूंगा ये मैंने ख्याल रखते ही जाना है कोरोना हमारे अभी भी इर्द गिर्द है ऐसे समझना है कोरोना वायरस मेरे भी शरीर में गया होगा तो मैंने दूसरे को नहीं देना है दूसरे के शरीर में होगा तो मेरे घर में भी मैंने लाना नहीं है ये समझ के अगर हम चलें तो शायद भारत देश पहला जैसा था वो कुछ महीनों के अंदर हमको दिखाई देगा आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर रमन बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है ये और ज्यादा एहतियात बरतने का समय है आप स्वस्थ रहिए सतर्क रहिए सजग रहिए नमस्कार कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं पता है airnsdtalks@gmail.com ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com